अक्सर आप इस शो में टैक्स से जुड़े हुए उलझन को सुनते हैं, फिर उसके जवाब आपको दिए जाते हैं। लेकिन इस शो की शुरुआत में करूंगा एक अच्छी खबर से, वो ये, अगर आपने एडिशनल टैक्स जमा कर दिया है सरकार के पास, तो सरकार ने इनकम टैक्स रिफंड देना शुरू कर दिया है। अब तक करीब 39 लाख टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के रिफंड दिए जा चुके हैं। आप भी अपना अकाउंट देख लीजिए, अगर आपको अब तक रिफंड नहीं मिला है और अगर आप रिफंड के हकदार हैं तो आप हमें लिख भेजिए। टैक्स गुरु आपके रिफंड दिलाने के तरीका आपको बताएगा और रिफंड आपको दिलवाएगा भी। और सिर्फ इनकम टैक्स रिफंड ही नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी उलझन आपके पास है टैक्स से जुड़ी हुई, तो आप हमें लिख भेजिए, हम इसका सवाल का जवाब देंगे। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम ऐसे ही सवाल लेकर के बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और पेश आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु। टैक्स गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी उलझनों को दूर करने के लिए हर शो में हमारे पास होते हैं खास मेहमान। और इस बार के खास मेहमान हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट अहमदाबाद से जुड़े मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ के इस खास शो में। और मुकेश पटेल जी ने आप दर्शकों के लिए बहुत सारे रिसर्च करके रखे हैं और टैक्स बचाने के कई सारे आपको टिप्स देंगे। वो सारी बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे तक, इसलिए अगले आधे घंटे तक आप कहीं जाइएगा नहीं। फिलहाल बता दूं दर्शकों को कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। शेयरों में निवेश से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर देनदारी कैसे कम करें और इसका क्या है तरीका। जमीन से मिले मुआवजे पर क्या आपको देना होगा टैक्स, और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिस पर GST नहीं लगता है लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर GST लगता है, तो क्या आपको मिलेगा रिफंड। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दा हम करें शेयर बाजार के निवेशकों के लिए, जो शेयर बाजार में निवेश तो करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी कमा लेते हैं, लेकिन टैक्स की देनदारी इतनी पड़ जाती है कि इनके मुनाफे पर थोड़ा बहुत पानी फिर जाता है। और वो टैक्स की देनदारी होती है खासतौर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो मुकेश पटेल साहब, सबसे पहले शुरुआत इसी से क्यों ना किया जाए, क्योंकि हमारे दर्शक बड़ी संख्या में शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है उसका क्या प्रावधान है, सबसे पहले ये दर्शकों को बताएं। ये बिल्कुल सही समय है जब टैक्स गुरु ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा है। लक्ष्मण जी, आपको पता है कि पिछले 6 महीने में ही मार्केट ने 50% से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो IPOs की भी लगातार एक लाइन लग गई और आप अप्लाई करते हैं और लिस्टिंग जब खुलता है उसके बीच में ही आपको इतना मुनाफा हो जाता है कि ये सब कैसे टैक्स से हो और इस पर हम क्या प्लानिंग करें, ये हम आज हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए अगर जिस पर STT, जिसको हम सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं, वो अगर वसूल किया जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शंस के केस में आपका टैक्स का एक फ्लैट रेट है सेक्शन 111A के तहत, और वो रेट है 15%। आपके केस में सरचार्ज या सेस लगता है तो उसके हिसाब से आपको उसको जोड़ना है। अब इसमें 2 चीज़ें खास ख्याल में रखने की बात है। एक तो ये 111A का जो आप टैक्स भरेंगे, तो इस इनकम के कंप्यूटेशन में आपको जो सेक्शन 80 फैमिली हम कहते हैं, माने 80C, D, TTA वगैरह के जो सब सेक्शंस हैं, उसकी कोई भी डिडक्शन ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने आपको मिलेगी नहीं, जहां STT की वसूली होती है। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अगर आप रेसिडेंट टैक्स पेयर हो और अनयूटिलाइज रहता है, मान लीजिए कि जैसे आपकी कोई इनकम नहीं है और आपके केस में आपको 2.5 लाख, या सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक की शॉर्ट टर्म की कैपिटल गेन है, आपको और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन जो है वो जरूर मिलेगी। और इसके साथ सेक्शन 87A के तहत अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको जो 12,500 का रिबेट मिलता है लक्ष्मण जी, वो भी मिलेगा। हालांकि ये रिबेट और ये जो स्पेशल एग्जम्पशन लिमिट का सेट ऑफ का प्रोविजन है, वो अगर कोई NRI होता है तो उसके केस में नहीं मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। इतनी मोटी मोटी बातें अगर आपके ध्यान में रहे
तो आप सही दिशा में प्लानिंग की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें आपने तो टैक्स की देनदारी कितनी बनती है, किन प्रावधानों के तहत बनती है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन शेयर बाजार में आदमी आता है 2 पैसा कमाने के लिए, तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि इस टैक्स से बचे कैसे, टैक्स की देनदारी को कम कैसे करें। बिल्कुल, टैक्स गुरु का काम ही तो यही है, गुरु मंत्र देना। तो आज के शो में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स सेविंग के लिए अगर हम कुछ गुरु मंत्रों की बात करें तो सबसे पहले गुरु मंत्र ये होगा हमारा, लक्ष्मण जी, की जैसे कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो अपने फैमिली में हो सके तो जितने भी आपके एडल्ट मेंबर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, एचयूएफ की भी एंटिटी है, वो हर एक केस में आपको एक डीमैट के अकाउंट का ओपनिंग का प्रावधान करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है या एचयूएफ है, उसकी आम तौर से और कोई इनकम नहीं है, पर ये शॉर्ट टर्म गेन जब मार्केट का माहौल अच्छा होता है तब आप आईपीओ से और शेयर की खरीद और बेच करके आप कर सकते हैं। तो ये 2.5 लाख या 3 लाख के दायरे में रह के या तो रिबेट, इसके साथ आज हम एक दर्शकों को चार्ट दिखा रहे हैं, तो ये चार्ट से आपको पता चलेगा कि आप एग्जम्पशन लिमिट और रिबेट दोनों का फायदा लेते हैं, और अगर आप रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं तो आपको किस तरीके से आयकर की बहुत ही उपयोगी बचत हो सकती है। अब इसमें एक छोटी सी बात और भी है लक्ष्मण जी की, कई बार क्या होता है, पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया कि एनआरआई को ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, या तो कोई छोटा एचयूएफ जैसा केस है जिसके केस में आपको समझिए कि 15% का टैक्स देना है। अब 5 लाख से अगर आपकी आय कम है तो 2.5 से 5 लाख का आपका टैक्स रेट खाली 5% बनता है। अब कैपिटल गेन है तो उस पर 15% लगता है। तो यहाँ एक छुपा हुआ मोती ये है जो आप चुन सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक ट्रांजैक्शन मार्केट के एसटीटी रूट से करें। अगर आप ऑफ मार्केट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 15% के टैक्स में या तो वो डिडक्शंस न मिले, वो प्रावधान की कोई सीमा लगती नहीं है। आप अपने तरीके से इवन 5% के ब्रैकेट में टैक्स भरते हुए फायदा ले सकते हैं। तो इसका भी ये एक हम बहुत ही अच्छा प्लानिंग और आयोजन कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस मकसद से हमने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, आपने पूरा वो मकसद पूरा कर दिया है, और आपने बताया कि आखिर कैसे टैक्स के दायरे में रहकर भी टैक्स को बचा सकते हैं। और ये जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मैं देख रहा था कि सेबी के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल अब तक करीब 22% से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में जुड़े हैं, जिनकी संख्या करीब 50 लाख के आसपास है। उन लोगों के लिए तो वाकई बहुत काम की बात थी जो आपने बताया। चलो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से लाल सिंह साहब, जो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह साहब बताएं क्या सवाल है आपके? सर मेरे फादर से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताएं। सर ऐसा है, मेरे फादर को का एग्रीकल्चर लैंड था जो कि एक्वायर हो गया जेवर एयरपोर्ट में। तो उनको उसमें उनकी एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर होने के उसमें उनको कंपनसेशन मिला था अराउंड 1 करोड़। तो सर उन्होंने जब वो मिला तो वो एफडी करा दिया। तो एफडी पे सर जो इंटरेस्ट मिला है तो उस पे वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। अराउंड 8.5 लाख के आसपास उनको एफडी पे इंटरेस्ट मिला, तो उस टैक्स कर। अभी क्या है, अब जब मैं आईटीआर फाइल करवाने के लिए गया उनके पास, सीए के पास, तो सीए साहब कह रहे थे कि भाई कोई तो कह रहा था कि भाई ठीक है आपका सीधा सीधा फाइल हो जाएगा, कोई कह रहे थे नहीं इस पर कैपिटल गेन निकलेगा, क्योंकि जब से आपकी फादर की ने जब ये परचेज की होगी लैंड उस समय से लेकर के आज तक का। और कोई कह रहा था ये तो इनकम टैक्स फ्री होता है जो एग्रीकल्चर लैंड औकार होती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सर इसी में मुझे डाउट था, तो क्योंकि सीए अपने आप सेपरेट राय रखते हैं। तो मुझे लगता है लाल सिंह साहब आपके सवाल में 2 बातें छुपी हुई हैं। पहली बात तो ये कि जो आपको मुआवजे की रकम मिली, क्या उस पर टैक्स की देनदारी बनती है कि नहीं बनती है, और उस मुआवजे की रकम को आपने एफडी कराया, एफडी पर जो ब्याज मिला उस ब्याज पर टैक्स की देनदारी बनती है कि नहीं बनती है, यही जानना चाहते हैं आप?
हाँ सर, हाँ, सर बिल्कुल। टैक्स पे तो सर कोई बता रहे थे, टैक्स पे तो बनती है सर देनदारी। हाँ। सॉरी, जो एफडी कराई, एफडी के जो इंटरेस्ट मिला अच्छा, उस पे तो कोई कोई कह नहीं, रहे थे आप बनती है। बिल्कुल, आपका लेकिन सारा सर, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी हमारे साथ मुकेश पटेल साहब जुड़ गए हैं, बहुत जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। मुकेश पटेल साहब, ये तो उलझन बहुत लोगों के पास होगी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट पे बहुत सारे जमीन अधिग्रहण हुआ है। लाल बताएं। सिंह जी, मैं सोच के कह सकता हूं कि लाल सिंह जी और इनके पिता तेजपाल सिंह जी, वो तो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 80 साल की ऊपर की उम्र के। उनके लिए और उनके जैसे बहुत सारे दर्शकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हम दे सकते हैं ये टैक्स गुरु के माध्यम से। ख्याल में रहे कि आपकी अगर खेती की ज़मीन हो तो वो दो जगह पे हो सकती है, या तो वो रूरल एरिया में हो सकती है, गांव के माहौल में, या तो वो अर्बन एरिया में, जैसे आपके केस में है। अब वो गांव में आती है ज़मीन, वो तो यूं ही टैक्सेबल नहीं होती है, वो तो प्रावधान सबको मालूम है। पर अर्बन लैंड जो है, अर्बन लैंड के केस में एग्रीकल्चरल लैंड आम तौर से अगर आप कोई ट्रांसफ़र करते हैं और उसका कंसिडरेशन मिलता है, वो टैक्सेबल हैं। पर एक वेरी स्पेशल प्रोविजन ये है कि अगर आपको कंपल्सरी एक्विजिशन के लिए अगर आपको मुआवजा मिलता है, माना कॉम्पेंसेशन मिलता है, तो ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की कॉम्पेंसेशन की अमाउंट वो आयकर कानून के सेक्शन 10 सब सेक्शन 37, याद रखिएगा 1037 के तहत वो 1 करोड़ हो, 100 करोड़ भी हो सकती है, वो संपूर्णतः करमुक्त है, उस पर आपको कोई भी आयकर लगेगा नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इसमें खाली एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये फायदा इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिल सकता है, और इसके लिए आवश्यक बात यह है कि जो जमीन जिसको एक्वायर किया जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन में, वो आपने कम से कम 2 साल के लिए, वो एक्विजिशन की 2 साल के पहले के पीरियड में आपने उसको खेती के उपयोग में लिया होना चाहिए, या तो आपके खुद के लिए या तो अपने माता पिता के उपयोग के लिए। तो ये आपको पूरा फायदा मिलेगा। और लक्ष्मण जी, इसके साथ एक और भी बात मैं जोड़ के कहना चाहता हूं कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड भी हो तो भी अगर कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं, पर एक और कानून है जो आपने अभी जिक्र जिसका किया कि मेट्रो होता है, नेशनल हाईवे होता है, अब तो जैसे हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बनती है, शिंकानसेन, उसके लिए सरकार एक्विजिशन करती है, और उसका एक बड़ा लंबा कानूनी नाम है वो एक्ट का। इनफैक्ट इससे लंबे एक्ट का नाम आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। वो एक्ट का नाम है राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। आप जो मान लीजिए 16 शब्द से ज्यादा इसके शब्द हैं, और इतना इसको RFCTLARR एक्ट कहते हैं। उसकी सेक्शन 96 में ये कानूनी प्रावधान किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 96 ऑफ दिस एक्ट में ये कहा गया है कि ऐसा आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, करोड़ों रुपए का हो, वो संपूर्णतः आयकर कानून में माफ है। मुकेश जी, मैं चाह रहा था, लाल सिंह साहब फोन लाइन पे बने ही हुए हैं, लाल सिंह साहब से पूछ ही लेता हूं कि उनको कुछ और भी दुविधा है कि दुविधा उनकी दूर हो गई। लाल सिंह साहब फोन लाइन पे बने हुए हैं आप? एक दुविधा और है सर, जैसे जो कंपनसेशन अमाउंट मिला, हाँ, जो हाँ, एफडी कराया, हाँ, वो पार्टी जो पेन मेरे फादर का जो पेन का 26 ईयर्स का जो पार्ट ई है उसमें रिफ्लेक्टेड है हाँ, हाँ, कि भाई इतने करोड़ रुपया एफडी कराया। हाँ। लेकिन सर यदि सपोज हम वो भरते हैं और इनकम टैक्स मतलब आईटीआर भर देते हैं और आगे चली जाती है, और तो लेकिन आयकर विभाग उसमें हमें क्या नोटिस दे सकता है भाई इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि उसमें तो आईटीआर में तो हमने कहीं मेंशन नहीं किया भाई ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर किया गवर्नमेंट ने, उसके एवज में मिला। मुकेश जी, क्या जवाब दें? सेक्शन 1037 में आपको दिखाना है ये एग्जम्प्ट इनकम। लक्ष्मण जी, एग्जम्प्ट इनकम का एक सेक्शन होता है हर एक आईटीआर में, तो आपको वो एग्जम्प्ट इनकम के सेक्शन में
सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 उसका जिक्र करते हुए ये दिखाना है कि 1 करोड़ रुपया मुझे उसके तहत मिला है, मैं क्लेम कर रहा हूं, बिल्कुल कानूनी है, आपको कोई भी तकलीफ या दुविधा होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई दुविधा हो अनिल लाल सिंह जी तो आप कृपया टैक्स गुरु को लिखिए, हम आपकी दुविधा को दूर करेंगे। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं भुवनेश्वर से अनिल पात्रो साहब जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। अनिल जी पूछिए, आपकी क्या उलझन है? हाँ सर, ये मेरा क्वेश्चन वही दो सेम का टाइप है, लेकिन मेरा घर था एक्चुअली एक मंदिर के पास था, उसमें जमीन और रेसिडेंशियल बिल्डिंग था। तो मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने मेरा घर को तोड़ दिया और कंपेंसेशन 3 टाइम्स दे दिया। वो क्या रेसिडेंशियल लैंड वही ये में आता है कि एग्जेम्प्ट में आता है या नहीं आता है? और एक दूसरा है, कुछ मुझे हाउस रेंट भी मिला है 1-2 साल का, नहीं, इसमें हाउस रेंट अलाउंस भी मिला है, वो भी टैक्सेबल है या नहीं है? अनिल जी, ये आप इसी लाल सिंह जी का आगे जो सवाल था वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन था, इसलिए उसको 1037 में एग्जम्पशन है। आपकी अर्बन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन है। मैंने जैसे आपको आगे बताया RFCTLRR में, अगर ये इफ इट हैड बीन एक्विजिशन अंडर दैट लॉ तो आपको फायदा मिलता इवन अर्बन लैंड में, पर आपका ये वो कानून में नहीं आता है, इसलिए आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आपको इंडेक्सेशन का फायदा लेते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की गिनती करनी होगी। और ये जो हाउस रेंट अलाउंस का कॉम्पेंसेशन दिया गया है वो भी एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन जो आपको कॉम्पेंसेशन दिया गया है, तो इसको आप 20% के ब्रैकेट में ले सकते हैं। आपको इसको रेंटल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अनिल जी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 31 जनवरी 2021 को सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने की न समझें आखिरी डेडलाइन, देरी की तो चुकाना पड़ सकता है भारी ब्याज। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप। दरअसल कोरोना काल में टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए एक बार फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने की तारीख 30 नवंबर से बढ़ा करके सरकार ने अगले साल 31 जनवरी तक कर दी है। लेकिन इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो मियाद बढ़ाई गई है वो सभी टैक्स पेयर्स पर लागू नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या कैच छुपा हुआ है, बताएंगे मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब बताइए, ये जानना बेहद जरूरी है। आपने कहा कि ये सभी पर लागू नहीं है, तो किस पर लागू नहीं है और कैसे बचें इससे? जी, अभी हमें ये ख्याल में रखना है कि एक्चुअली हमारे ओरिजिनल प्रोविजंस के तहत देयर आर 2 रिटर्न फाइलिंग डेट्स, एक 31 जुलाई जो ऑडिट के केस नहीं है और 30 नवंबर जो ऑडिट वाले केसेस हैं। अब ये जो 2 डेट्स हमारी है वो डेट्स के संदर्भ में 31 जुलाई वाला मान लीजिए कोई केस है और उसमें 1 लाख रुपए से किसी को ज़्यादा टैक्स देना है, ऐसे केस में अगर आप जनवरी में रिटर्न भरेंगे तो आपको अगस्त से लेके जनवरी तक का, और जनवरी में आप मान लीजिए 2 जनवरी को भी भरा, आप सोचेंगे कि मैं 2 दिन का इंटरेस्ट भरूंगा, ऐसा नहीं है। 1 दिन भी लेट हुआ तो पूरे महीने का मीटर चढ़ जाता है। तो ये दोस्तों आपको ख्याल में रखना है कि अगर 1 लाख रुपये से आपकी कम सेल्फ असेसमेंट की जिम्मेवारी है तो आप यू कैन टेक कंफर्ट कि भाई चलो हम जनवरी में भरेंगे तो चलेगा। पर प्रोविजनली भी मान लीजिए आपका अकाउंट अभी तैयार हो रहा है, आपको यू आर नॉट श्योर, रिटर्न भले आप जनवरी में भरें, पर अगर आप ये नवंबर में टैक्स भर देंगे तो उतने पीरियड का आपका इंटरेस्ट बचेगा। तो 1 लाख से ऊपर की सेल्फ असेसमेंट टैक्स की जिम्मेवारी के हर एक केस में ख्याल में लीजिएगा कि इंटरेस्ट का बर्डन होगा और उससे बचना है तो आपको प्रोविजनली भी कुछ टैक्स भरना है। फिलहाल इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब देने का वक्त यहीं खत्म होता है। अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। जीएसटी के मुद्दे पर सबसे पहला सवाल आया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। रामकृष्ण जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामकृष्ण जी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैंने एक
गेटेड कम्युनिटी में ओपन प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ और उसी डेवलपर से इंडिविजुअल हाउस एक बनवाने जा रहा हूँ उसी डेवलपर से। वो बोल रहा है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर 12% GST लगेगा, लेकिन मैंने नेट से सर्च किया तो 1% GST 45 लाख तक लगेगा। मैंने सुना था, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल बताएंगे हमारे टैक्स गुरु आपको। रामकृष्ण जी, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपका केस अफोर्डेबल हाउसिंग में आता है, जैसे कि आपने कहा कि आप जो निवेश करने जा रहे हैं वो 23 लाख है, तो वो 45 लाख की जो मॉनिटरी लिमिट है उसके अंदर है, तो वो एक कंडीशन तो आप फुलफिल करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप नॉन मेट्रो एरिया में हैं तो वहाँ 90 स्क्वायर मीटर्स के कारपेट एरिया का नियमन है, तो अगर उससे बड़ा घर है तो भले 45 लाख से कम भी हो तो उधर आपको नॉर्मल GST लगेगा, पर अगर आपका 90 स्क्वायर मीटर के अंदर पड़ता है तो केवल 1% ही GST लागू पड़ेगा। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, आप अपने बिल्डर से बात कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रामकृष्ण जी के सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमारे पास ईमेल के जरिए आया है मंजू यादव जी का। दरअसल मंजू यादव एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं और साथ ही एक इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं जिसका GST रजिस्ट्रेशन एक कैंसिल करना चाहती है। पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या करें। बिल्कुल लक्ष्मण जी, वो कोई भी दुविधा के बिना ये कर सकते हैं। सेक्शन 29 है जो GST एक्ट की, उसके अंदर ये इसके प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर आप अपना डॉर्मेंट हो जाता है आपका यूनिट, या आपने शुरू ही नहीं किया, या आप उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप बंद करने के लिए उसकी प्रक्रिया ये है कि एक फॉर्म है, मंजू जी नोट कर लीजिएगा, GST REG 16 कहते हैं इसको, GST REG 16। वो फॉर्म भर के आप एप्लीकेशन करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करा सकती हैं और GST नंबर वापस दे सकती हैं। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो GST के दायरे से बाहर है लेकिन उसके कच्चे माल पर GST लगता है, तो क्या आपको मिल सकेगा रिफंड? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। To Orissa, India's best kept secret. मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मार्केट बंद होने के बाद हो जाए कल की कमाई के लिए तैयार। शानदार खरीदारी आपने दिन भर देखी, उम्मीद की जाती है कि ये तेजी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। मार्केट हाइलाइट्स का फुल डोज कल के लिए बनाएं आज ही स्ट्रैटेजी और बेस्ट ट्रेडिंग आइडियाज। ये बहुत ही गर्म काउंटर है और शानदार आपको रुझान लॉन्ग साइड पर आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्य 4500। कल की तैयारी करें आज मार्केट के सबसे भरोसेमंद चेहरों के साथ। देखिए मार्केट्स टुडे सिर्फ CNBC आवाज पर। Good feelings last a few months. Good acts, more than a lifetime. Be remembered for good. Seagram's 100 Pipers. True legend. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। पिछले 70-80 सालों में कौन सी ऐसी किसानी की समस्या है जो दूर हुई है? कुछ नहीं सही हुआ। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। इकोनॉमी की जो तबीयत खराब है उसको तुरंत कैसे ठीक किया जाए, तत्काल इलाज चाहिए, तभी हम पटरी पे ला पाएंगे। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोधरा से अब्बासी पिपलोद वाला। ये फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अब्बासी साहब, पूछिए क्या उलझन है आपके? नमस्कार। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ब्रूम का मैन्युफैक्चरिंग है। नमस्कार। और हम जो मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल, वो आता है टैक्सेबल। जी।
और हमारा जो सेलिंग है ब्रूम का वो जाता है टैक्स फ्री। अंडर जीएसटी वो टैक्स फ्री है सेलिंग। तो हमें वो रॉ मटेरियल का आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं? अगर क्लेम कर सकते हैं तो उसका मतलब रिफंड क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो तो हमारा एक्यूमुलेट होता रहेगा ना। अब्बासी जी, अब ऐसा है कि जो बंदा जीएसटी की वसूली करके वो सरकार को जीएसटी चुकाता नहीं है, उसको भले वो अपने रॉ मटेरियल्स में जीएसटी का बर्डन वहन करता है, पर उसको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलता है, इसलिए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। कानून बहुत स्पष्ट है, अगर आप जीएसटी की वसूली करते हो तो वो वसूली की डिपॉजिट के सामने आपने जो कुछ अदा किया है उसका सेट ऑफ मिल सकता है, और वो भी नियम के आधार से। पर आपके केस में अनफॉर्चुनेटली अब्बासी जी कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि अब्बासी जी को लाभ नहीं मिलेगा मौजूदा कानून के हिसाब से, लेकिन मुकेश पटेल साहब, मैं तो आपसे ये कहूँगा, चूंकि आप सरकार को भी सलाह देते रहते हैं, सलाह दीजिए कि ऐसे मामले में जैसे बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज़ें बनाई जाती हैं, झाड़ू कोई बना रहा है, उसके कच्चे माल पर जीएसटी लग रहा है, ऐसे मामलों में तो सरकार कुछ रियायत जरूर दे, क्योंकि आपकी बात सरकार ज़्यादा मानती है, इसलिए मैं चाहूँगा आप सरकार को सुझाव दें और इसकी आवाज़ उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए मुकेश पटेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आवाज़ उठाएं। बिल्कुल, मैं भी आवाज़ उठाऊंगा, आप भी अपनी आवाज़ पहुंचाइए, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए मुकेश पटेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।